प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। कलम सिंह बिजला मेहंदा पर इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमने एक पार्ट अलंकारों का पढ़ाया था, भाग एक। उसमें 9 अलंकार थे। काफ़ी लंबा वीडियो था, काफ़ी विस्तृत उदाहरणों के साथ, और वही उदाहरण कैच किए जो कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी 4 बोर्ड की कक्षाएं, उन बोर्ड की कक्षाओं में कहीं ना कहीं वो अलंकारों के उदाहरण आ जाते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं। तो उसको ध्यान से देखें। और अगला जो पार्ट 2 है, इसके अंदर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक ट्रिक समझाने वाले हैं। कई बच्चे भ्रम में रहते हैं कि कौन सा किसके। हमने अपने स्तर पर इनके भाग बनाए कि कौन सा अलंकार किसके करीब है। यानी हमने ये देखिए, अर्थालंकार, शब्दालंकार अलग अलग माने गए हैं विद्वान, लेकिन हमने बच्चों को समझाने की ट्रिक से इनका एक परिवार बनाया है। क्या बनाया परिवार, देखिए ध्यान से। ये देखिए नंबर 1। सबसे पहले हमने कल अनुप्रास के बारे में बताया था कि अनुप्रास का अर्थ होता है कि वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। मैंने यहां पर देखिए एक बात लिखी है, यहां पर वर्ण, ये देखिए वर्ण का अर्थ होता है जैसे क आ जाए, या ल की बार बार आवृत्ति हो, या न की बार बार आवृत्ति हो, इस तरह से। तो ये वर्ण होता है जिसकी बार बार आवृत्ति हो, ये ध्यान रखिए इसके अंदर। और पुनरुक्ति प्रकाश के अंदर मैंने बताया था कि शब्द की बार बार आवृत्ति हो। देखिए इसको कैच कीजिए यहां पर, इसको शब्द को, यानी शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कल कहा था, जैसे धीरे धीरे बोला था मैंने, जैसे जाते जाते, इस तरह के शब्द हों तो उसको क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश बोलेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये दोनों इस दृष्टि से एक परिवार के अंदर रख दिए हैं मैंने एक ट्रिक के द्वारा, कि वर्ण की आवृत्ति होगी ना तो अनुप्रास है, और शब्द की आवृत्ति होगी ना तो क्या है, वो पुनरुक्ति है। ये बहुत आसान ट्रिक है इसको समझने की, भाई यही बात है। दूसरा है यमक और सलेश। अब इनको हमने भी एक परिवार में रख दिया। कैसे रखा, कई लोग सोचते कि कैसे होगा। देखिए, एक शब्द की बार बार आवृत्ति, लेकिन हर बार अलग अलग अर्थ हो। देखिए इसको ध्यान दें, यानी यहां पर अलग अलग अर्थ हो उसका, ये बात कही है इसने यहां पर, इसको ध्यान देंगे हम। इसके करीब सलेश क्यों रखा हमने, सलेश एक शब्द की बार बार, देखिए यमक में भी एक शब्द की बार बार आवृत्ति और सलेश में भी एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, लेकिन क्या है यहां पर, लेकिन का मतलब क्या है, उसके अनेक अर्थ हों। यहां पर ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि उसके अनेक अर्थ हों। ये देखिए, ये इसकी एक ट्रिक है। कहने का तात्पर्य यही है कि यमक और सलेश हमने इन दोनों को एक परिवार में रख दिया समझने के लिए। इसको क्यों समझने के लिए, कि शब्द की बार बार आवृत्ति होगी लेकिन उसका अलग अलग अर्थ होगा तो यमक होगा, और एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी तो उसके अनेक अर्थ निकलेंगे। अनेक कैसे निकलेंगे, देखिए मैं बता देता हूं यहां पर, कि जैसे काली घटा का घमंड घटा का उदाहरण दिया था, उसमें घटा शब्द दो बार आया था, लेकिन एक घटा का अर्थ हो गया था कमी आना, और एक घटा का अर्थ हो गया था क्या, कि बादल यानी घनश्याम। और सलेश के अंदर हमने उदाहरण दिया था कि यहां पर उसके अनेक अर्थ होंगे, यानी एक शब्द आएगा जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मन सुन। यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया, बोला रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, 2 आया पानी गए न उबरे मोती मन सुन, यानी पानी के एक शब्द पानी है, यानी आया तो 3 बार है, लेकिन पानी एक शब्द, उसके अनेक अर्थ चले गए। एक पानी का अर्थ क्या हो गया, मोती यानी चमक, एक सोने की चमक, और एक मनुष्य के पक्ष में इज्जत। तो ये देखिए सलेश का। तो इसको ध्यान रखिए, दोनों एक ही परिवार में रख दिए हमने, कि बार बार आवृत्ति अलग अर्थ है तो यमक, और उसके अनेक अर्थ हैं एक शब्द के तो वो क्या है, सलेश है। अब रहेगा उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन तीनों को भी हम एक ही परिवार में रखते हैं। कैसे रखते हैं, अपनी ट्रिक के द्वारा। इसके पीछे ट्रिक के द्वारा ये रखते हैं कि उपमेय में उपमान की विशेषता हो। देखिए उपमेय क्या होती है, हीन वस्तु होती है प्राकृतिक तौर से, उपमान अपने आप में श्रेष्ठ वस्तु होती है, उपमेय हीन होती है। यहाँ पर देखिए, हम इनको देखेंगे। यहाँ पर मैंने बताया उपमा में कि उपमेय में उपमान की विशेषता, इसको कैच कीजिए विशेषता को, यहाँ इसको लीजिए। और रूपक होगा, उपमेय में उपमान का आरोप हो, यहाँ आरोप शब्द को लीजिए। यहाँ पर उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना हो, इस संभावना शब्द को लीजिए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है
कि ये चीजें तो सारी रहेंगी, लेकिन उपमा में विशेषता होगी, रूपक में आरोप होगा और उत्प्रेक्षा में संभावना होगी। संभावना सच्चाई भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, ये ध्यान रखें। तो इनका अंदाजा अलग अलग करने का यही है कि विशेषता, आरोप और संभावना, तो ये इन दोनों तीनों अलंकार एक दूसरे के करीब होते हैं। अब रह गए मानवीकरण, और ये मानवीकरण और ये कैसे हैं, इनको एक उसमें रख देते। देखिए इसने कहा जड़ प्रकृति, जड़ क्या होता है, कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है, और प्रकृति होती है सजीव चीज भी हो सकती है, उनके ऊपर मानवीय भावना पार होती है। देखिए मैंने एक बात कही यहाँ पर, ये उसके ऊपर क्या हो, मानवीय भावनाओं का आरोप होना चाहिए भाई। ये देखिए आरोप है तो क्या हो, मानवीकरण अलंकार, यानी मानव जो भी क्रिया करते हैं ना, ऐसी क्रिया किसी जड़ या प्रकृति के ऊपर लगा देना कि भी मानव प्रकृति हंस रही है, प्रकृति रो रही है, प्रकृति चल रही है, लेकिन ऐसी चीजें कौन करता, मानव करता है। तो इन आरोपी के ऊपर करना। और अब है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है लोक सीमा से बढ़ चढ़ करके कोई बात कहना। मैं बता देता हूँ अतिशयोक्ति का तात्पर्य क्या होता है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डींगा होता है बड़ा चढ़ा करके, अतिशयोक्ति को एक तरह से ये अलंकार मान सकते हैं कि कवि इसमें किसी चीज को लोक सीमा से बढ़ा करके, हद से ज्यादा बढ़ा करके, या वो असंभवती है, असंभव को संभव बनाने की कोशिश करता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय प्लस में उक्ति, यानी किसी चीज को लोक सीमा से बढ़ा करके। तो इसमें यही है कि यानी बढ़ चढ़ करके कोई बात करना, इसकी इतनी बात ध्यान रख ले, यानी इसको बढ़ चढ़ करके बस ये भी कर लें, ये ध्यान दें। तो ये एक तरह से एक उसमें आ गए, 3 एक में आ गए, 2 एक में आ गए, 2 हो गए। तो ये एक तरह से हमने अलंकारों की थोड़ी सी एक शानदार ट्रिक समझाई है। बाकी पार्ट 1 में आपने उदाहरण देखे हैं, तो आगे तीसरे पार्ट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। तीसरा पार्ट भी अलंकारों का हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।